नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक हिंदुस्तान की नर्स की कहानी है जिसका नाम है निमिषा प्रिया। कामकाज की तलाश में निमिषा यमन गई थी, लेकिन वहाँ पर निमिषा ने एक गलती कर दी, या यूँ कह सकते हैं कि निमिषा से ये गलती हो गई। यमन सरकार ने इस गलती के बदले में उसको फांसी की सज़ा सुना दी है। क्या गलती थी उसकी? ऐसा कौन सा उसने गुनाह कर दिया था जिसके एवज़ में निमिषा को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है? दोस्तों, मैं सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात है 2008 की। केरल के पलक्कड़ में एक लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया है, नौकरी करने के लिए वो यमन जा पहुंचती है। हिंदुस्तान में उसको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। मन में उमंग थी कि मैं बाहर विदेश जाऊंगी, वहाँ पर अच्छा पैकेज मिलेगा जिससे कि मेरी की लाइफ की जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाएंगी, पैसा आएगा। बस ऐसा ही कुछ सोचकर वो लड़की नौकरी की तलाश में 2008 में यमन जा पहुँचती है। नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था, इसलिए यमन की राजधानी सना में सरकारी हॉस्पिटल में उसको नर्स की नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद निमिषा बहुत खुश थी। घर वालों को फ़ोन करती रहती थी। घर वाले हमेशा उसकी शादी के लिए ही चिंतित रहते थे। अब निमिषा अपने देश के ही किसी लड़के से शादी करना चाहती थी, इसलिए निमिषा 2011 में शादी करने के लिए भारत आती है। यहाँ पर कोची में रहने वाले टॉमी थॉमस से उसकी शादी हो जाती है। थॉमस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यमन चलूँगा, वहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे, हमारी फैमिली का गुजारा वहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। थॉमस ने इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा किया हुआ था। यमन जाकर उसको इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की नौकरी मिल जाती है। अब असिस्टेंट की सैलरी जो है वो इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, लेकिन फिर भी थॉमस ने सोचा कि चलो वक्त बीतने के साथ साथ मेरी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। परिवार अच्छे से रह रहा था। 2012 में निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेगाना मुल्क, किराए का घर और दूसरे भी खर्च बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जो भी आमदनी होती थी वो तो खर्च करने में ही निकल जाती थी। सेविंग कुछ हो नहीं पा रही थी, गुजारा करना मुश्किल होने लगा था। 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ कोची वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आकर वो अपना काम करने लगते हैं। लेकिन निमिषा जो है वो यमन में ही रहती है। उसके मन में एक ही लगन थी, एक ही उसका सपना था कि मैं जॉब छोड़कर अपना क्लिनिक खोलूँगी। दिन रात वो अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करती रहती है, लेकिन यमन के कानून के अनुसार वहाँ पर बाहर का कोई आदमी क्लिनिक नहीं खोल सकता था। लेकिन निमिषा के मन में एक ही सपना था कि मैं यमन में अपना क्लिनिक खोलूं। ऐसा तभी हो सकता था अगर किसी लोकल आदमी को वो अपना पार्टनर बना ले तो ही वो यमन के कानून के मुताबिक वहाँ पर अपना क्लिनिक खोल सकती थी। इसलिए निमिषा एक अदद पार्टनर की तलाश में जुट जाती है। निमिषा की मुलाकात यमन में एक कपड़े का कारोबार करने वाले महदी से होती है। दरअसल महदी अपनी पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए निमिषा के पास आया था। निमिषा ने उसकी पत्नी की डिलीवरी करवाई थी और बातों ही बातों में निमिषा ने उसको बताया था कि वो वहाँ पर अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहती है, अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहती है। इसके लिए उसको वहाँ पर रहने वाले किसी स्थायी नागरिक के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। महदी इसके लिए तैयार हो जाता है। महदी निमिषा से घुलने मिलने लगा था, यहाँ तक कि महदी निमिषा के साथ हिंदुस्तान भी आता है। दोनों अपना आइडिया निमिषा के परिवार वालों को बताते हैं। निमिषा के परिवार वाले पहले ही चाहते थे कि उनकी बेटी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसलिए निमिषा के परिवार वाले निमिषा के इस आइडिया का स्वागत करते हैं और वो जो भी उनसे मदद हो सकती थी वो निमिषा को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। महदी निमिषा के घर वालों को बताता है कि हमें यमन में क्लिनिक खोलने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। निमिषा के घर वाले इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हैं और 50 लाख रुपए अपनी बेटी निमिषा को दे देते हैं और इसी रुपए से निमिषा यमन में एक हॉस्पिटल शुरू करती है। अब निमिषा ने अपना क्लिनिक शुरू तो कर लिया था, तो वो अपने पति और अपनी बेटी को दोबारा से यमन बुलाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच यमन में कुछ ऐसा होता है कि निमिषा के पति और बेटी वहाँ पर नहीं जा पाते। दरअसल यमन में गृह युद्ध शुरू हो चुके थे, फ़्लाइटें सारी बंद कर दी गई थी,
इसलिए निमिषा का पति और बेटी यमन नहीं जा पाते। इधर भारत ने अपने नागरिकों को यमन से वापस बुलाना शुरू कर दिया था। इसके लिए कई कई जहाज़ यमन जाते थे और लोगों को बारी बारी करके वापस हिंदुस्तान लाया जाता था। निमिषा से भी संपर्क स्थापित किया जाता है, उसको भी भारत वापस आने के लिए कहा जाता है। लेकिन निमिषा और उसके परिवार वालों ने क्लिनिक खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था, इसलिए निमिषा भारत वापस नहीं लौटना चाहती थी। दूसरा, गृह युद्ध में घायल हो रहे लोगों का इलाज भी निमिषा सेवा भावना से करना चाहती थी, इसलिए निमिषा वहाँ पर ही रहने का मन बनाती है। उधर मेहदी और निमिषा के बीच अनबन की खबरें आने लगती हैं। दरअसल मेहदी निमिषा के साथ छेड़खानी करने लगा था और वो उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देता है। मेहदी निमिषा के क्लिनिक में हिसाब किताब में भी गड़बड़ी कर रहा था। मनीषा की जानकारी के बगैर ही मेहदी ने लाखों रुपए का गबन कर लिया था। जब मनीषा को इसके बारे में पता चलता है तो मनीषा ने मेहदी से पैसे का हिसाब किताब करने के लिए कहा। मेहदी ये सुनकर भड़क जाता है और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती है। मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। अब निमिषा भारत वापस भी नहीं लौट सकती थी। निमिषा ने यमन की स्थानीय पुलिस के पास मेहदी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मेहदी को कुछ भी कहने की बजाय निमिषा को ही पूरे 10 दिन के लिए जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ मेहदी ने निमिषा की फ़ोटो के साथ छेड़खानी करके उसके पति होने का दावा कर दिया। दरअसल मेहदी ने निमिषा की शादी की एक फ़ोटो उसके घर से चुरा ली थी और उसको अपने पास रख लिया था, और इस फ़ोटो में उसके पति की जगह अपनी फ़ोटो एडिट करवा ली थी। इस फ़ोटो को उसने कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उल्टा निमिषा को ही 10 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था। निमिषा काफ़ी परेशान रहने लगी थी। निमिषा बार बार मेहदी को पासपोर्ट वापस करने के लिए कहती रहती, लेकिन मेहदी उसको उसका पासपोर्ट वापस नहीं देना चाहता था। निमिषा ने इसके लिए एक तरकीब लगाने के लिए सोचा। अब वो क्लिनिक में काम करती थी, उसको पता था कि कौन सा इंजेक्शन लगाने से किसी आदमी को बेहोश किया जा सकता है। उसके मन में एक योजना बनती है कि क्यों ना वो मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, जिससे मेहदी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा और इसी दौरान वो उसके घर की तलाशी लेकर वहाँ से अपना पासपोर्ट लेकर चली जाएगी और भारत वापस लौट जाएगी। अपनी इसी योजना को अंजाम देने के लिए निमिषा मेहदी को इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन दवाई की डोज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब दवाई का ओवरडोज होने के कारण मेहदी की मौत हो जाती है। मौत की खबर जब पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस वाले निमिषा को गिरफ्तार कर लेते हैं। निमिषा पर स्थानीय अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2020 में अदालत निमिषा को मौत की सज़ा सुना देती है। निमिषा ऊपर की अदालत में इस सज़ा के खिलाफ अपील दायर करती है, लेकिन उसकी अपील जो है वो खारिज कर दी जाती है। मामला थोड़ा लटकता जाता है। फ़ौरन से उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। दरअसल यमन जो है वो एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर शरिया के अनुसार सभी फैसले होते हैं। यमन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी की अपील की थी। 2023 में इस अपील को खारिज कर दिया गया। उसके बाद निमिषा ने राष्ट्रपति अरशद अल अमीनी को माफ़ीनामा भेजा, लेकिन वहाँ पर भी राष्ट्रपति ने निमिषा की अपील को खारिज कर दिया और उसकी फांसी की सज़ा पर मोहर लगा दी। दरअसल यमन के शरिया कानून के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो फैसला देती है, उसके बाद अगर कोई मौत की सज़ा प्राप्त करता है तो उसको राष्ट्रपति से मंजूरी लेना ज़रूरी होता है। इसलिए मौत की सज़ा के आदेश को राष्ट्रपति अरशद आलमी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति रसद ने 2024 की 30 दिसंबर को सज़ा को मंजूरी दे दी और इस तरह से निमिषा की फांसी का रास्ता साफ़ हो जाता है और उसको अगले 1 महीने के अंदर अंदर ही फांसी देने के लिए कहा जाता है। निमिषा को फांसी की सज़ा होने के बाद जैसे ही उसके परिवार वालों को इस बात का पता चलता है, उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। निमिषा के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय अपनी मौत के दिन गिनने के। लेकिन शरिया कानून में एक कानूनी विकल्प भी होता है। अगर मेहदी के परिवार वाले ब्लड मनी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है। दोस्तों, ब्लड मनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शरिया कानून के मुताबिक हत्या के मामले में मौत की सज़ा देने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी जिनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या की गई होती है, अगर वो ब्लड मनी लेकर यानी कि पैसे लेकर दोषी को माफ़ कर देते हैं तो इस पैसे को ब्लड मनी कहा जाता है। निमिषा के परिवार वाले अगर मेहदी के परिवार वालों को
3-3.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी लेने के लिए राज़ी कर लेते हैं तो मेहंदी के परिवार वाले निमिषा को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेहंदी के परिवार वालों पर ही निर्भर है। अगर वो पैसे लेने से मना कर देते हैं तब तो निमिषा को हर हालत में फांसी की सज़ा होकर रहेगी। इधर कई भारतीय एजेंसियां निमिषा को बचाने के लिए आगे आती हैं। सेव निमिषा इंटरनेशनल एक्शन काउंसलिंग नाम से एक समिति बनाई गई है। इसमें दुनिया भर से जो लोग हैं वो निमिषा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे का योगदान दे रहे हैं। बल्कि कई व्यापारियों ने तो 1-1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपया देने का ऐलान किया है। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर मेहंदी के परिवार वाले ब्लड मनी लेने से मना कर देते हैं तब निमिषा की जान नहीं बचाई जा सकती। इधर निमिषा की माँ और निमिषा की बेटी यमन जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर वो मेहंदी के परिवार वालों को ब्लड मनी लेने के लिए किसी न किसी भी तरह से मना लें, उनसे माफ़ी मांगे, अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगे। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत है। निमिषा की माँ का यमन जाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि 2017 में भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी देर से हिंदुस्तान की और यमन के जो रिश्ते हैं वो ख़राब चल रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी में यात्रा करना चाहता है तो इसके लिए सरकार से उसको एक विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत होती है। सेव निमिषा नाम की जो समिति बनाई गई थी, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी लगाई जिसमें कि उन्होंने निमिषा की मां प्रेम कुमारी और उसकी बेटी को यमन भेजने की इजाज़त मांगी थी, ताकि वो वहां पर जाकर मेहंदी के परिवार वालों को ब्लड मनी लेने के लिए राज़ी कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ यमन के राष्ट्रपति राशिद ने निमिषा की फांसी की सज़ा को मंजूरी दे दी है और उसको 1 महीने के अंदर अंदर ही निमिषा को फांसी देने के लिए कहा गया है। अब समय बहुत कम रह गया है। अगर तो निमिषा की मां अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर ही मेहंदी के परिवार वालों को ब्लड मनी लेने के लिए राज़ी करना पड़ेगा। और अगर वो इस समय में ऐसा काम नहीं कर पाए तो निमिषा को फांसी दे दी जाएगी। अब निमिषा की मां तो यही चाहती है कि जल्द से जल्द उसको यमन भेजा जाए, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है और जो भी करना है इसी थोड़े से समय में ही करना होगा। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस केस में निमिषा के परिवार वालों का साथ देना चाहिए और यमन की सरकार से संपर्क स्थापित करके निमिषा की फांसी की सज़ा पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन दिक्कत तो ये है कि यमन के साथ हमारे राजनीतिक संबंध जो हैं वो काफ़ी समय से सही नहीं चल रहे। यमन के हूती विद्रोहियों ने कई बार हिंदुस्तान की समुद्री जहाज़ों पर हमले किए हैं। दूसरा, भारत ने इज़राइल की काफ़ी मदद की है। इसके कारण भी यमन से रिश्ते जो हैं हमारे पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच उड़ानों पर भी रोक लग चुकी है। व्यापार भी लगभग दोनों देशों का ख़त्म हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी जो है वो मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। मामला काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है और देखते हैं कि निमिषा की मां वहाँ पर जाकर क्या मेहंदी के परिवार वालों को ब्लड मनी लेने के लिए मना पाती है या नहीं। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आगे इस कहानी में, इस घटना में जो भी कोई अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा।